रोहित जी, ये जो बाबा सिद्दीकी का जो कत्ल है, क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र के चुनाव को प्रभावित करेगा? और क्यों नहीं देवेंद्र फडणवीस को इसकी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए कि भाई आप होम मिनिस्टर हैं, आपके रहते हुए इतना बड़ा कांड हो गया है? आशुतोष जी, ये तो बड़ा सदमा सबको लगा है कि एक फॉर्मर एमएलए और एक सिटिंग एमएलए के पिताजी और जो महाराष्ट्र में मंत्री भी रह चुके हैं, ऐसे बाबा सिद्दीकी का उनके ही इलाके में इस तरह से खुलेआम किलिंग हो जाए। लेकिन एक हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव शॉर्ट में मैं बताता हूँ, वो ये है कि महाराष्ट्र में चाहे सरकार किसी की भी हो, हमने देखा है 25-30 सालों से कि किसी की भी सरकार हो तो भी उस समय में राजनेताओं की या किसी फिल्म पर्सनालिटी की हत्याएं खुलेआम होती आई हैं। इसमें आप देखिए, बीजेपी के भी नेता है रामदास नायक थे, और शिवसेना के नेता विठ्ठल जाधव थे, या फिल्म इंडस्ट्री के बड़ा नाम गुलशन कुमार, सबकी हत्या अलग अलग सरकार के दौरान हुई है। ये पिछले 30 साल का मैं एक पर्सपेक्टिव आपको दे रहा हूँ। इसमें क्या हुआ कि जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन हो गया और मुंबई पुलिस ने प्रोफेशनल तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया, मुंबई पुलिस की तुलना स्कॉटलैंड यार्ड से होती है, प्रोफेशनल तरीके से इन्वेस्टिगेशन होता है क्योंकि कोर्ट में उनको जाना पड़ता है सब एविडेंस लेके। तो उसमें ये निकल के आया कि बहुत सारी हत्याएं, मैं कह सकता हूँ 90% हत्याएं किसी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट या किसी बिजनेस डिस्प्यूट या किसी पर्सनल एनिमोसिटी जो एक बिजनेस राइवलरी है उसके चलते हुई है। इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल देखा नहीं गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई राजनेता अगर मारा जाए, जैसे कि पहले काफी एग्जांपल्स हुए, प्रेम कुमार शर्मा भी बीजेपी के नेता, इस तरह से उनकी हत्या हो गई। आप सर्च करें तो आपको सबके नाम मिलेंगे और आप चौंक जाएंगे कि कितने सारे नेताओं की इस तरह से हत्या हुई है। तो उसमें कोई ये नहीं दिखा कि कोई राइवल पॉलिटिकल पार्टी ये कर रही है या उनका जो पॉलिटिकल इलेक्शन में उनके खिलाफ जो खड़े हो रहे हैं वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं दिखा है। ये सब बिजनेस एंगल इसमें दिखा है और उसकी जड़ है मुंबई का रियल इस्टेट। एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मुंबई का रियल इस्टेट, आशुतोष जी आप जानते हैं, इस पैनल पे सब जो बैठे हैं वो जानते हैं, एक सोने की खान है। और यहाँ पे जिस तरह से रियल इस्टेट के वैल्यू बढ़ती जा रही है, जिस तरह से नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, अभी रीडेवलपमेंट का सब जगह चल रहा है, तो उसमें इसकी जड़ें हैं और ये आज से नहीं 1990 के जमाने से चल रहा है। दूसरा एंगल उसमें बॉलीवुड का है, क्योंकि आप देखेंगे 1990s में हम जो यंगस्टर्स हम लोग रिपोर्टिंग करते थे तो उसमें बॉलीवुड से बहुत ज्यादा एक्सटॉर्शन होता था, और बॉलीवुड में और करोड़ों का मामला सब चल रहा था, तो अंडरवर्ल्ड के बॉलीवुड के साथ रिश्ते भी थे और उनसे एक्सटॉर्शन भी चल रहा था। उसके बाद जमाना आ गया ऐसा कि गुलशन कुमार जी की हत्या हो गई, उसके बाद बॉलीवुड डेलीगेशन गवर्नमेंट से मिला और एक एनकाउंटर का एक सिलसिला शुरू हो गया जिसमें सफाया हो गया अंडरवर्ल्ड का। और उसके बाद में हम लोग ये देख रहे हैं कि क्या बड़ा सवाल आज ये आ रहा है आशुतोष जी, और सब अप्रिशिएट करेंगे कि क्या वो 1990s का जमाना फिर से हम देख रहे हैं कि जहां पे सुपरस्टार सलमान खान जैसी पर्सनालिटी को एक अंडरवर्ल्ड से थ्रेट आ रही है। सिर्फ थ्रेट नहीं आ रही, उनके घर पे कोई मोटरसाइकिल पे जाते हुए फायरिंग करते हुए देखा जा रहा है उनको। हालांकि उनको पकड़ा गया, जो फायरिंग कर रहे थे उनका इन्वेस्टिगेशन हो गया, पकड़ा गया, उसमें बिश्नोई गैंग का नाम आ गया वगैरह वगैरह। तो बड़ा सवाल आज मुझे लगता है ये है, पर्सपेक्टिव देने के बाद मैं उस पर आना चाहता हूँ प्रेजेंट टाइम पे, कि ये जो बाबा सिद्दीकी जी के साथ हो गया वो तो है, सलमान खान के घर पे फायरिंग हो गया वो तो है, लेकिन अंडरवर्ल्ड का क्या एक सर फिर से उठ रहा है मुंबई में। और ये जो 3 इलाके हैं जो एक बड़े ग्लैमरस इलाके हैं, जिसपे राष्ट्रीय मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे उस पर डिस्कशन होता रहता है, एक है बॉलीवुड, दूसरा है मुंबई का रियल इस्टेट, और तीसरा है पॉलिटिक्स मुंबई का। क्योंकि देखिए मुंबई के पॉलिटिक्स में भी प्रिया दत्त जैसी पर्सनालिटीज हैं जो कि बाबा सिद्दीकी उनसे जुड़े थे। जब प्रिया दत्त एमपी थी मुंबई से, बांद्रा से, ये बांद्रा इलाका मतलब लगभग आप यूएस से कंपैरिजन करें, अमेरिका से कंपैरिजन करें तो एक ऑलमोस्ट लाइक लॉस एंजलिस जैसा ही हो, मतलब वो बेवरली हिल्स जैसा इलाका है जहाँ पे सलमान खान रहते हैं, शाहरुख खान रहते हैं, सब लोग रहते हैं। तो ये रियल इस्टेट एक, पॉलिटिक्स नंबर 2,
और बॉलीवुड नंबर 3, ये जो त्रिकोण है मुंबई का, इसमें ये हो गया है और इसकी वजह से ये बहुत दिन चलता रहेगा कि ये क्या है। लेकिन एक पर्सपेक्टिव सिर्फ इतना मैं दे सकता हूँ कि ये किलिंग जो है, ये जो असैसिनेशन है बाबा सिद्दीकी के साथ जो हुआ है, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई पॉलिटिकल एंगल है। मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, मुझे पता है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होगा हम उस पे कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन लास्ट लाइन आशुतोष, लास्ट लाइन, मुझे पता है कि हम उस पे कमेंट नहीं कर सकते जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होगा। इन्वेस्टिगेशन के बाद वो चार्जशीट बनेगा, कोर्ट में जाएगा वगैरह। लेकिन जो पहले से 20-30 सालों से केस देखते आ रहे हैं, उस पे मैं बोलता हूँ कि इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं दिखता, ये ज्यादा बिजनेस लाइवली या इस तरह से रियल एस्टेट वगैरह का एंगल दिख रहा है आशुतोष। बट बिल्कुल बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं वो अपने हद तक सही हो सकती है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या इसका कोई राजनीतिक असर पड़ेगा चुनाव के दौरान या नहीं? हाँ, आपको क्या? वेरी गुड क्वेश्चन। तो मुझे लगता है कि देखिए, महाराष्ट्र में पिछले कुछ हफ्तों से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का एक बड़ा इशू ऑपोजिशन कर रही है और वो एकदम नेचुरल है, ऐसा करना नेचुरल है, वो उनका हक है। क्योंकि बदलापुर की घटना हो गई है, आप देख रहे हैं, बाकी कुछ घटनाएं हो रही है, पुणे में हो रही है, नागपुर में हो रही है, जहाँ पे कोई क्राइम थोड़ा सा हद से बाहर जा रहा है, इस तरह से एक इम्प्रेशन बन रहा है। तो ओवरऑल आप अगर देखिए तो लॉ एंड ऑर्डर इशू हो सकता है, क्योंकि 20-30 साल पहले भी हमने देखा कि मुंबई में लॉ एंड ऑर्डर के इशू पे, जैसे दिल्ली में प्याज के दाम के इशू पे सरकार गिरी है एक जमाने में, वैसे मुंबई में लॉ एंड ऑर्डर के इशू पे सरकारें गिर चुकी हैं पहले, और शिवसेना बीजेपी को काफी उसमें फायदा मिला 1990s में। तो उस तरह से एक लॉ एंड ऑर्डर का ओवरऑल इशू अगर बन जाए और ये बाबा सिद्दीकी की हत्या जो है ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर इशू के साथ जोड़ दी जाए, तो वो बदलापुर और बाकी सब घटनाएं को साथ में लेके उसका थोड़ा कुछ इफेक्ट हो सकता है, 4-5 चीजें जो हुई है उसमें। लेकिन सिर्फ ये एक हत्या इसका इतना बड़ा इशू नहीं हो सकता कि वो पॉलिटिक्स अफेक्ट करे। महाराष्ट्र में मुझे लगता है कि काफी अलग अलग चीजें हर रोज हो रही है और हर दिन बदलने वाला सीन है।